Hello guys, welcome to Medicasto. I am Prince Chan and today we will discuss immunity. इम्यूनिटी में आज हम देखने वाले हैं इम्यूनिटी, रिसेप्टर्स एंड एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम. तो गाइस हमें ये वन पेज कवर करना है जिसमें कि हमें इम्यूनिटी समझ आएगा, रिसेप्टर्स कौन कौन से प्रेजेंट है सेल में जो कि जिनके एक्टिवेशन से बॉडी में एंटीबॉडीज और इन सब का प्रोडक्शन होता है और इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन कैसे होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बेसिक से स्टार्ट करेंगे. इम्यूनिटी में हम क्या क्या जानते हैं. हमें पता है कि इम्यूनिटी आर ऑफ टू टाइप, इन्नेट विच इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ एंड एडाप्टिव जो कि लाइफ टाइम में हमें एडाप्ट मिलती है. सो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक है और देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स और टी सेल्स इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी. सो नो मेमोरी इज फॉर्म इन द इन्नेट इम्यूनिटी. अगर हम बात करें एडाप्टिव इम्यूनिटी की तो वो स्पेसिफिक होती है एंड मेमोरी फॉर्म होती है. लाइक अगर एक बार किसी बैक्टीरिया या वायरस ने इन्फेक्शन करा उस टाइम पर एंटीबॉडीज़ कुछ फॉर्म होगी जो कि नेक्स्ट टाइम अगर उसका इन्फेक्शन होता है तो वो रैपिडली एक्ट करेगी उस बैक्टीरिया और उस एंटीजन पर. ठीक है. सो हम सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी को समझ लेते हैं, देन हमें एडाप्टिव इम्यूनिटी और अच्छे से समझ में आ जाएगी. सो मैंने यहाँ पर हमारी बॉडी में कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जो कि इन्नेट इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स. सो बैरियर्स, हमारी बॉडी में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स प्रेजेंट है जो कि इन एंटीजन को हमारी बॉडी में आने से इन्वेजन से रोकते हैं. जैसे कि एनाटॉमिकली अगर बात करें तो स्किन. गाइस कहाँ से बैक्टीरिया एंटर कर सकता है नॉर्मली बॉडी में? आउटसाइड द एनवायरनमेंट. तो स्किन एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है जो कि इन एंटीजन्स और वायरस बैक्टीरिया को इंटर होने से रोकती है. फिजियोलॉजिकली बात करें तो सलाइवा, टीयर्स, गाइस थ्रू द आइज, थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट और थ्रू द माउथ, ये सब एंटीजन्स इंटर हो सकते हैं बॉडी में. तो यहाँ पर ये इनका सिक्रीशन होता है जैसे सलाइवा, टीयर्स. इसकी वजह से वो एंटीजन से उनका डिग्रेडेशन हो जाता है. ओके. कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, लैक्टीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड सर्फेक्टेंट. ये भी इन्नेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट है. और अब कुछ बात कर ले सेल्स की. तो सेल्स में हमने इन्फ्लेमेशन चैप्टर में बहुत सारे हमने देखा था जैसे कि अगर एंटीजन्स आते हैं तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है. तो वही कंपोनेंट्स मैंने यहाँ मेंशन करे जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स. अब ये नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स. नेचुरल किलर सेल्स में का फंक्शन क्या है? They kill virus infected cells and they also kills tumor cells. Okay, so हमने कंपोनेंट्स देख लिए. अब मैं आपको कुछ बैक्टीरियाज और नेक्रोटिक टिश्यूज या जो ट्यूमर टिश्यूज हैं उनके ऊपर कुछ ऐसे पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये रिकग्नाइज हो जाते हैं बॉडी में. इनके जैसे बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो कि इन बैक्टीरियाज और इन नेक्रोटिक टिश्यू को आइडेंटिफाई करते हैं. तो रिसेप्टर इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इसी पैटर्न के बेसिस पर. देखिए अभी मैं आपको नाम बता देता हूँ, फिर आगे हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा. देखिए बैक्टीरियाज हैव PAMP. व्हाट इज PAMP? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न. बैक्टीरिया के जो सरफेस होगी ना उस पर ये पैटर्न इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा जिसकी वजह से ये इजीली रिकग्नाइजेबल हो जाते हैं रिसेप्टर द्वारा. ओके. सो नेक्रोटिक टिश्यू, गाइस जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो जो नेक्रोटिक टिश्यूज होंगे ना उनकी सरफेस पे भी आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा. DAMP. व्हाट इज DAMP? डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न. ठीक है. अब देखिए ये दो पैटर्न्स है, इनको रिकॉग्नाइज कौन करते हैं? रिसेप्टर्स. तो देयर आर पैटर्न रिकॉग्नाइजेस रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. तो व्हाट इज दिस? देखिए मैंने यहाँ ये सेल ड्रॉ करा है. इस सेल की सरफेस पर दो रिसेप्टर्स मैंने यहाँ ड्रॉ करे, टॉल लाइक रिसेप्टर एंड सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर. क्या कहा मैंने? देखिए ये सेल है, सेल की सरफेस पर देखिए ना कोई भी एंटीजन अगर इंटर होने वाला है तो हमें प्राइमरी बॉर्डर पे भी प्रोटेक्शन करनी होगी. तो सेल की बॉर्डर क्या है? सेल मेम्ब्रेन. वहीं पर अगर हमने एंटीजन को रोक दिया तो साइटोप्लाज्म तक आ ही नहीं पाएगा. तो इसलिए सेल की सरफेस पर ही दो रिसेप्टर्स हमने देख लिया. ओके. अब सेल के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स है, ये भी हम आज ये देखेंगे. पहले हम ये जो सेल की सरफेस पर प्रेजेंट है
टॉल लाइक रिसेप्टर और सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर, इनकी बात कर लेते हैं. When the antigen enters in the body and it will recognize by the toll-like receptors, then what is going on in our body? Following reactions is going to be activated in our body. Let us understand what is these reactions. So एंटीजन आया, एंटीजन ने आके टॉल लाइक रिसेप्टर को एक्टिवेट करा. टॉल लाइक रिसेप्टर जो है स्टिमुलेट करेगा एन एफ के बीटा. व्हाट इज एन एफ के बीटा? न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा एक्टिवेशन. सो इफ एन nuclear factor kappa beta activation occurs, then what will happen in the cell? There is more recruitment of the WBC occurs. सिंपल है, कोई भी एंटीजन आया, उसने इस टॉल लाइक रिसेप्टर को आके बाइंड हुआ, इसने या इस रिसेप्टर ने उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करा, उसकी वजह से क्या होगा? टॉल लाइक रिसेप्टर्स स्टिमुलेट्स न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा एक्टिवेशन अकर. तो इसके एक्टिवेशन से यहाँ पर बहुत सारे WBCs का रिक्रूटमेंट होगा. ओके, और क्या होगा? और देयर विल बी द सिक्रीशन ऑफ इंटरफेरॉन टाइप 1. अब इसके सिक्रीशन से क्या होगा? देखिए गाइस, इफ इंटरफेरॉन टाइप 1 एक्टिवेशन अकर्स, देयर विल बी मोर एंटीवायरल एक्शन परफॉर्म इन द सेल. सेल में एंटीवायरल एक्शन बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म होगा. ठीक है, तो दो चीज़ें हमने देख ली है. टॉल लाइक रिसेप्टर अगर एक्टिवेट हो रहा है तो बहुत सारे WBCs का रिक्रूटमेंट हो रहा है सेल में. क्यों हो रहा है? क्योंकि कापा बीटा का एक्टिवेशन हो रहा है, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा एक्टिवेशन हो रहा है, और एंटीवायरल एक्शंस होंगे अगर इंटरफेरॉन टाइप 1 एक्टिवेशन हो रहा है. देखिए ना, अगर कोई वायरस इंटर हो रहा है तो ये इंटरफेरॉन टाइप 1 का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा बॉडी. किसी एंटीजन ने सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर को बाइंड करा तो देयर विल बी द मोर एंटी फंगल रिएक्शन विल अकर इन द सेल. एंटी फंगल रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि कोई फंगस आके या फंगल सेल आके सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है तो एंटी फंगल एक्शंस आपको सेल्स में देखने को मिलेगी. ये हो गई दो टाइप की प्रोडक्शन, एक वायरस के अगेंस्ट जो कि इंटरफेरॉन टाइप 1 देंगे, और एक सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर जो कि फंगल इन्फेक्शन के को प्रिवेंट करेगी. ओके, अब हम देखेंगे दो रिसेप्टर्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. देखिए ना, अगर इन रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट नहीं कर पाए किसी एंटीजन को और वो साइटोप्लाज्म में इंटर हो गया तो हमें भी वहाँ पे भी प्रोटेक्शन चाहिए. ठीक है, जस्ट लाइक अ कंट्री. देखिए, ये कंट्री की कोई कंट्री की बॉर्डर है, वहाँ पर आर्मी प्रेजेंट है. आर्मी ने कोई लाइक क्रिमिनल को डिटेक्ट करा, वहाँ पे उन्हें दिखा तो उन्होंने शूट कर दिया, बट कोई फिर भी इंटर हो गए किसी कंट्री में तो इंटरनल भी बहुत सारी एजेंसीज प्रेजेंट है जो कि उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है. ठीक है, तो उसी तरीके से इंटरनली सेल में भी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. यहाँ पे मैंने कुछ रिसेप्टर्स मेंशन करे, रिग लाइक रिसेप्टर्स एंड नॉट लाइक रिसेप्टर. ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिग लाइक रिसेप्टर? रिग लाइक रिसेप्टर्स मेनली एक्ट्स अगेंस्ट द वायरस. ओके, सो इट शोज एंटीवायरल एक्शन. कोई भी वायरस इंटर होगा साइटोप्लाज्म में तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे and it will destroy the virus. Okay, so not like receptor. Not like receptor क्या क्या चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं? देखिए, ये डिटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया. कोई भी सेल में बैक्टीरिया अगर इंटर हुआ तो उसको ये नॉट लाइक रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेंगे. डिक्रीज इन द पोटेशियम लेवल इन द सेल, यानी कि अगर पोटेशियम इफ्लक्स हो गया, यानी कि पोटेशियम सेल के आउटसाइड चले गया ज़्यादा और सेल में पोटेशियम का कंसनट्रेशन डिक्रीज हो गया तो भी नॉट लाइक रिसेप्टर्स इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेंगे. अगर सेल में यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि गाउट में होता है ना, तो सेल में अगर यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होगा तो भी नॉट लाइक रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे. एंड ROS, व्हाट इज ROS? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज. जब हम फ्री रेडिकल्स इन सब की बात करते हैं तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बहुत ज़्यादा ही डैमेजिंग थिंग होती है जो कि सेल को डैमेज करती है, तो इस चीज़ को भी नॉट लाइक रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेते हैं. तो चलिए हम समझते हैं नॉट लाइक रिसेप्टर को डिटेल में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉट लाइक रिसेप्टर, व्हाट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म शोन बाय द नॉट लाइक रिसेप्टर. नॉट लाइक receptors identifies bacteria, decrease in potassium concentration, uric acid level and reactive oxygen species in the cell, and they will act by inflammasomes. Okay, so inflammasomes बन जाएंगे. inflammasomes further activate or stimulate caspase 1. There are many caspase already present in the cytoplasm of the cell, but caspase 1 is stimulated by inflammasomes.
ठीक है। अब इन्फ्लेमेसोम्स ने कैस्पेस 1 को स्टिमुलेट कर दिया। आफ्टर स्टिमुलेशन और एक्टिवेशन ऑफ द कैस्पेस 1 देयर इज रिलीज ऑफ लॉट अमाउंट ऑफ इंटरल्यूकिन इन द सेल। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा इंटरल्यूकिन 1 का सेल के अंदर, तो इट विल रिजल्ट इनटू द फीवर। फीवर आपको दिखेगा पेशेंट में। अगर किसी पेशेंट में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, यूरिक एसिड लेवल अगर इंक्रीज हो गया किसी पेशेंट की बॉडी में, तो हमें उन पेशेंट्स में फीवर दिखेगा। फीवर क्यों हो रहा है, ये मैकेनिज्म है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि यार बहुत सारे वहाँ पर WBCs का रिक्रूटमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना, इनमें WBCs का रिक्रूटमेंट हमने यहाँ पे भी देखा था, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा एक्टिवेशन पे भी बहुत सारे WBCs का रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। तो हमने बात कर ली है इनेक्ट इम्यूनिटी की, उसमें हमने कंपोनेंट्स देख लिए, हमने कुछ पैटर्न्स को समझा। विद दिस पैटर्न दे आर इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय द पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स। हमने पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स देखे, जो कि टॉल लाइक रिसेप्टर है, सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर है, रीज लाइक रिसेप्टर है, नॉड लाइक रिसेप्टर। नॉड लाइक रिसेप्टर को हमने थोड़ा डिटेल में समझा है। अब हम चलेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी को समझने के लिए। वैसे एडेप्टिव इम्यूनिटी में हमें पता है 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। अब हमें याद रखना होता है कि बी सेल कौन सी इम्यूनिटी परफॉर्म करते हैं, टी सेल कौन सी इम्यूनिटी। टी सेल्स परफॉर्म सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द सी सेल एक्टिवेशन। सो क्या करते हैं बेसिकली, जब भी टी सेल्स एक्टिवेट होंगे सेलुलर इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से जो इंट्रा सेलुलर माइक्रोब्स का एक्यूमुलेशन हुआ है, उनका जो कंसंट्रेशन इंट्रा सेलुलर इंक्रीज हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम है इनका टी सेल्स का। सो टी सेल्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट द इंट्रा सेलुलर माइक्रोब्स, ओके। B cells produces plasma cells produces immunoglobulins, and immunoglobulins further provides you humoral immunity. Humoral immunity क्या है? It is very effective against the extracellular microbes, ठीक है। जो extracellular microbes है, बैक्टीरिया है, इनके अगेंस्ट में जो B cells प्रोवाइड करते हैं उसे हम humoral immunity बोलते हैं, जो कि extracellular microbes के अगेंस्ट होती है, ओके। सो हमने एडेप्टिव इम्यूनिटी को थोड़ा सा समझ लिया है ग्लैंस। Now we are going to see activation of immune system. कैसे इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन होता है। हमें पता है एंटीजेंस बाहर से जब भी हमारी बॉडी में एंटर होते हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट से, तो हमारी इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन होता है। बट ये एंटीजेंस का भी टाइप है। इफ दे आर प्रोटीनेसेस दे विल स्टिमुलेट टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन, एंड इफ दे आर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मॉलिक्यूल they will stimulate T cell independent activation। यानी कि वो जब प्रोटीनेशियस है तो T सेल का डिपेंडेंट एक्टिवेशन होगा, और जब वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के बने हुए हैं तो T सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन होगा, ठीक है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी समझाना चाहता हूँ कि ये हमारी मैंने बॉडी ड्रॉ करी है, इनसाइड द बॉडी इन्वायरमेंट ड्रॉ करा है, और ये आउटसाइड द बॉडी। जब भी आउटसाइड ऑफ द बॉडी कोई एंटीजन इनसाइड द बॉडी इंटर होगा, तो ये पूरा स्टोरी चलेगा, इस एंटीजन का डिस्ट्रक्शन होगा इस मैकेनिज्म के थ्रू। चलिए तो हम डिटेल में समझते हैं। व्हेन एन एंटीजन एंटर्स इन आवर बॉडी, फर्स्ट इट इज डिटेक्टेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उनको डिटेक्ट करेंगे, उनको इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है, उनका डिस्ट्रक्शन करेंगे। अब वो इनगल्फ करने के बाद उसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो एक्सप्रेशन ऑफ द एंटीजन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इस तरीके से होता है। देखिए MSC मॉलिक्यूल्स, हम जानते हैं ना, MSC मॉलिक्यूल्स की हेल्प की वजह से ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स किसी एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ये जो MSC मॉलिक्यूल्स हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, MSC1, MSC क्लास 2, ये अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। अभी बस हमें ये देखना है कि एंटीजन को इंगल्फ करा इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने, और MSC मॉलिक्यूल के थ्रू इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। एक्सप्रेस करने के बाद क्या होगा, जब भी ये पूरा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारे जब प्लाज्मा में मूव कर रहा होगा, तो ये बहुत सारे टिश्यूज तक जाएगा। जब भी ये लिम्फोइड टिश्यू पे जाएगा तो वहाँ पर टी सेल एक्टिवेशन होगा। देखिए कैसे होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, MSC मॉलिक्यूल है, उसने एंटीजन को एक्सप्रेस करा। इस एक्सप्रेशन से जो टी सेल्स होंगे लिम्फोइड टिश्यू के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। टी सेल्स का जैसे ही इंटरेक्शन होगा MSC मॉलिक्यूल सेल, टी सेल्स एक्टिवेट हो गए, एंड टी सेल्स रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ इफेक्टर टी सेल्स एंड मेमोरी सेल्स।
लेकिन हमने अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करी थी, वहाँ हमने देखा था ना मेमोरी फॉर्म होती है, वो यही मेमोरी सेल्स है, ठीक है। सो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ टी सेल्स, इफेक्टर टी सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। इफेक्टर टी सेल्स का काम क्या है, इट विल डील्स विद द प्रेजेंट इन्फेक्शन, यानी कि अभी जो एंटीजन आया है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम। और मेमोरी सेल्स का काम क्या है, इनका काम है फ्यूचर के लिए, तो इट इज़ मेड फॉर फ्यूचर इन्फेक्शन। अभी जब फ्यूचर में सेम ऐसा ही एंटीजन आएगा तो ये ऑलरेडी मेमोरी सेल्स प्रेजेंट है, इतनी पूरी स्टोरी नहीं चलेगी, मेमोरी सेल्स डायरेक्टली इनको डिटेक्ट करेगी और इनको डिस्ट्रॉय कर देगी। समझ लो, इतना टाइम बच गया ना। पहली बार जब इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी में इतना सब मैकेनिज्म होगा, तब जाके मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट टाइम बहुत ही जल्दी ये मेमोरी सेल्स इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। कोई क्रिमिनल है, उसे किसी पुलिस स्टेशन ने डिटेक्ट करा। अब वो नॉर्मल पर्सन है या क्रिमिनल, तो पता चल गया वो क्रिमिनल है, तो उसको एक्सप्रेस करेगी पुलिस। किसके सामने एक्सप्रेस करेगी, कोर्ट के सामने। यहाँ कोर्ट क्या है, टी सेल, ठीक है। पुलिस स्टेशन में कोई डिटेक्ट हुआ क्रिमिनल, पुलिस ने उसको बहुत मारा और फिर उससे पूछताछ करी, पता चला कि हाँ वो क्रिमिनल है। देन उसके एक्सप्रेस करा, एक्सप्रेस किसके सामने करा, कोर्ट के सामने। कोर्ट इज जस्ट लाइक अ टी सेल, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वो उसे पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट के ये मेथड्स हैं, समझ रहे हो। ये एक एग्जांपल दिया था कि आपको समझ आए कि क्या स्टोरी चल रही है। पनिशमेंट में मिला कि टी सेल इसने बहुत ही गंदा वाला काम किया तो उसको फांसी की सज़ा दी जाए, है ना। तो ये एंटीजन का डिस्ट्रक्शन हो गया, समझ रहे हैं आप। मैंने ये स्टोरी फॉर्म में क्रिएट करा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे, आपको एक फैक्ट याद रखना है जो कि आपके MCQ एग्जाम्स में आ सकता है। CD45RO इज अ मार्कर यूज्ड टू डिटेक्ट मेमोरी टी सेल्स। जो मेमोरी टी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, किसी एंटीजन के अगेंस्ट में मेमोरी सेल्स फॉर्म हुए या ना हुए, उसको पता करने के लिए हम इन मार्कर्स का यूज़ करते हैं। सो CD45RO इज अ मार्कर यूज्ड टू डिटेक्ट मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको ये पूरी स्टोरी समझाई कि कैसे कोई सा एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर होता है और कैसे उसका डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अब हम इन स्टोरी के जो एक एक हमने पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमने यहाँ देखा था, MSC मॉलिक्यूल, टी सेल। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। देखिए, मैंने यहाँ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का पूरा एक अच्छे से ड्रॉ करके रखा है, उसका क्लासिफिकेशन। देन हम समझेंगे MSC मॉलिक्यूल, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, हमें यहाँ पता चल गया कि कोई भी एंटीजन आएगा उसको ये एक्सप्रेस करते हैं थ्रू द MSC मॉलिक्यूल। अब हमें इसका क्लासिफिकेशन देखना है कि बॉडी में कितने टाइप्स के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। फर्स्ट, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंड सेकेंड, नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। समझते, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, there are B cells, there are macrophages, and there are dendritic cells. These all are professional antigen presenting cells present in our body. B cells हमें पता है इसका फंक्शन, it will perform humoral immunity on body. Macrophages, हमने जब chronic inflammation देखा था तब हमने देखा था macrophages का क्या वर्क था। Dendritic cells, guys, dendritic cells कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। अगर बात करूँ कि जो एंटीजन सबसे ज़्यादा डिटेक्ट कौन करता है, तो डेंड्राइटिक सेल्स डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन आवर बॉडी। तो हमें इसकी लोकेशंस देखना है। ये प्रेजेंट होते हैं स्किन में और लिम्फ नोड और स्प्लीन में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, स्किन में और लिम्फ नोड एंड स्प्लीन में, ठीक है। ये स्किन में हमें किस तरीके से दिखते हैं, इन द स्किन दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स की तरह हमें ये स्किन में दिखते हैं। और लिम्फ नोड और स्प्लीन में बात करें तो गाइस ये फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स की तरह हमें दिखते हैं, ठीक है। आप देखते हैं ना, लिम्फ नोड और स्प्लीन में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन फॉलिकल्स की में ही ये डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें याद ये रखना है कि दिस फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स इज द रिजर्वोयर ऑफ HIV वायरस। जो भी HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में जो वायरस का स्टोरेज होता है वो इन्हीं फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स में होता है, ठीक है गाइस। तो हमने समझ लिया प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को। B cells, macrophages, dendritic cells are the professional antigen presenting cells. अब हमें समझना है नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं ये भी हमारी बॉडी में, जैसे कि थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट,
ग्लायल सेल्स एंड पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, ये सभी नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब किसका फंक्शन कब आता है? देखिए, नॉर्मली कोई भी एंटीजन बॉडी में इंटर हुआ तो ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उस पर एक्ट करते हैं, बट कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होगी बॉडी में तो ये सेल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। सो दीज नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन में दे आर गोइंग टू यूज इन आवर बॉडी। ओके, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर जस्ट लाइक अ पुलिसमैन। कभी भी कोई क्रिमिनल कुछ छोटा मोटा कर रहा है क्राइम तो उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। बट कोई टेररिस्टिक अटैक हो गया हमारी कंट्री में, टेररिस्ट अटैक हो गया, दंगे जो पहले होते थे, तो उस समय क्या देश हमारी कंट्री में इमरजेंसी होती है, तो उस समय हमें मिलिट्री को बुलाना पड़ता है। तो नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर जस्ट लाइक आर्मी पर्सन और मिलिट्री पर्सन। तो इनकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जब कंट्री में बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होगी, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हो गया या दंगे हो गए, है ना, तो उस समय हमें इमरजेंसी में बुलाना पड़ेगा मिलिट्री या आर्मी पर्सन्स को। तो इस तरीके से आप इनको याद रख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं एमएससी मॉलिक्यूल की तरफ। देखिए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को मैंने आपको समझा दिया कि कितने टाइप के हमारी बॉडी में और कौन कौन से प्रेजेंट है। अब हमें एमएससी मॉलिक्यूल को समझना, जो कि एंटीजन को एक्सप्रेस करते थे। देखिए, एमएससी मॉलिक्यूल बॉडी में दो टाइप के हैं, एक MSC1 और एक MSC2, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे कि कौन सा MSC1 मॉलिक्यूल है और कौन सा MSC2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब समझिए, मैंने यहाँ पे किसी पर्सन को MSC1 मॉलिक्यूल को MSC2 मॉलिक्यूल से डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेगा? गाइस, MSC1 मॉलिक्यूल और MSC2 मॉलिक्यूल के यहाँ पर ये जो एंटीजन एक्सप्रेस करते हैं, इस साइड को हम एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट बोलते हैं। आप ये ब्लू कलर का जो देख रहे हैं ये एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट है, ये MSC2 पे है। और MSC1 पे आप ये देखिए एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट, यहाँ पे एंटीजन को एक्सप्रेस करा जाता है। ये भी यहाँ पर दो चेन से बना हुआ है एंड यहाँ पर भी दो चेन्स यूज करी गई है जिससे ये एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट बना है। तो ये चेन्स क्या है? देखिए, आप ये MSC1 को देख रहे हैं, यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट इज फॉर्म बाय alpha-1 and alpha-2 chains, ठीक है। एंड MSC2 molecule forms antigen binding cleft by alpha-1 and beta-1 chain, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम ये जो MSC1 है और MSC2 इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमें किसी पर्सन की बॉडी में MSC2 क्लास 2 को डिटेक्ट करना है तो हम इसी बीटा-1 अल्फा-1 चेन के थ्रू डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। सो एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट इज द पार्ट ऑफ MSC मॉलिक्यूल वेयर एंटीजन बाइंड्स। सो हाउ वी कैन क्लासीफाई MSC1 और हाउ कैन वी कैन डिफरेंशिएट MSC1 फ्रॉम द MSC2 मॉलिक्यूल? We can differentiate on the basis of chains. So in MSC1, a antigen binding cleft is made up of alpha-1 and alpha-2 chains, and in MSC2, antigen binding cleft is made up of alpha-1 and beta-1 chain. ये बहुत ही सिंपल मेथड है गाइस, जिसकी वजह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो MSC1 को MSC2 से, ठीक है। अब हमें समझ लिया हम किसी भी MSC1 या MSC2 मॉलिक्यूल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हमें इसका फंक्शन समझना है कि इसका फंक्शन क्या था। जैसे हमें पता है एंटीजन को एक्सप्रेस करना, ठीक है, और हमें इसको समझना डिटेल में। देखिए, सो गाइस, आपको पता है कि जब भी MSC मॉलिक्यूल T सेल के साथ इंटरेक्शन करता है तो यहाँ पे T सेल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ T सेल प्रोडक्शन अकर इन आवर बॉडी, CD4 और CD8, ठीक है। तो बॉडी को कैसे पता चलेगा कि हमें CD8 टाइप ऑफ T सेल प्रोड्यूस करना है या CD4 टाइप ऑफ T सेल प्रोड्यूस करना है? वो गाइस MSC मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर MSC मॉलिक्यूल MSC1 का इंटरेक्शन हुआ T सेल के साथ तो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ CD8 टाइप ऑफ T सेल्स, और अगर MSC2 का इंटरेक्शन हुआ T सेल से तो देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ CD4 T सेल्स, ठीक है। देखिए, मैं समझाता हूँ।
MSC फंक्शन, MSC मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या है? लेट्स पैथोजेनिक एंटीजन बी एक्सप्रेस ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे कोई एंटीजन का एक्सप्रेशन हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब डिसीजन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द सब टाइप ऑफ टी सेल्स डन बेस्ड ऑन द MSC मॉलिक्यूल, ठीक है। MSC1 will always activate CD8 T cells and MSC2 always activates CD4 T cells, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? देखिए, जो भी आपको मैं एक निमोनिक देने वाला हूँ जिसकी वजह से आप इसको याद रख सकते हैं। सिंपल ट्रिक, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 8, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 8, फाइनली हमें 8 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि MSC1 will going to activate CD8 T cells and MSC2 will activate CD4 T cells, ठीक है गाइस। तो कौन से T cells एक्टिवेट होंगे ये किस पे डिपेंड करेगा? MSC क्लास, MSC मॉलिक्यूल की कौन सी क्लास है? क्लास 1 है तो 8 CD8 T cells एक्टिवेट होंगे, और क्लास 2 है तो CD4 T cells एक्टिवेट होंगे। तो हमने समझ लिया है कि एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम